गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका वीनस भटनागर साइंस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स यूनिवर्स। और मैं हूं आपका प्यारा सा टीचर वीआईपी सर। आज प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर में मिरर फार्मूले को प्रूफ करना। बट इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं इसको प्रूफ कर चुका हूं, परंतु वो केवल रियल इमेज के लिए था, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए था। लेकिन आज जो हम प्रूफ करने वाले हैं वो वर्चुअल इमेजेस के लिए करेंगे, मतलब आभासी प्रतिबिंबों के लिए करेंगे। जी हाँ, मिरर फार्मूला रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सभी के लिए सही होता है। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंबों के लिए अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का निगमन करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और जैसे जैसे मैं लिखना शुरू करता हूं मेरे साथ लिखिए और रे डायग्राम भी बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमने यहां पर एक मिरर बनाया। हमें पता है कॉनकेव मिरर किस तरीके से बनता है। ये एम है, ये पी है, ये एन पॉइंट है। एम पी एन, यहां पर एम पी एन लेट माना कि हम लिखेंगे एम पी एन इज ए कॉनकेव मिरर। यह एक कॉनकेव मिरर है। हिंदी में इसे लिखते हैं बेटा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये एक अवतल दर्पण है। उसके बाद जो पी पॉइंट होता है, ये पी पॉइंट कहलाता है पोल ध्रुव। पोल ध्रुव, पोल कौन सा पॉइंट होता है? जो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है। ये मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम पोल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ ये जो मिरर है, ये मिरर किसी न किसी एक बड़े से स्फीयर में से, गोले में से काट कर बनाया गया है। एक कांच का गोला होता है, उसमें से काट कर बनाते हैं। तो जो गोला है, स्फीयर है, उसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा बेटा। तो उस सेंटर को हमने यहां सी से रिप्रेजेंट करा है। ओके, अब इस सी और पी को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में नहीं होती है। तो हमने सी बनाया। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। फिर उसके बाद हमने पीसी एक इमेजिनरी लाइन बनाई है। पीसी एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या बनाना सीख लिया। हमने एमपीएन कॉनकेव मिरर बनाया, पी पोल ध्रुव बना लिया, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र बना लिया, पी सी से जाने वाली इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष बना लिया। क्लियर। अब हम इसमें सबसे पहले फोकस बनाएंगे। अब फोकस कहां होता है? फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के एकदम बीच में होता है। तो ये रहा हमारा पोल, ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। इन दोनों के एकदम बीच में हमने फोकस बनाया। क्लियर। अब हमें बनानी है एक इमेज, और वो इमेज कैसी होनी चाहिए? वर्चुअल, आभासी। अब इस आभासी प्रतिबिंब को बनाने के लिए अगर आपने रे डायग्राम बनाने सीखे हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा। अगर आपको वो रूल्स नहीं आते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे जाके देखें पहले, फिर इस रूल्स की मदद से हम यहाँ डायग्राम बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले आभासी। अब ये कैसे बनेगा? इसके लिए आपको फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा जिसका नाम दिया मैंने एबी। तो जो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तभी इसकी इमेज वर्चुअल बनती है कॉनकेव मिरर में। अगर ये फोकस पर होगा तो इनफाइनाइट पे बन जाएगी। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच में बनेगी। तो अलग अलग इमेज बनेगी, पर हर केस में वो रियल होगी, वास्तविक होगी।
बस यही एक ऐसा केस होता है जिसमें कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में इमेज आभासी बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो वो केस कौन सा है, बस उतना ध्यान रखना है। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तभी इमेज वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी। तो अब ये कैसे बनेगी, ये कुछ रूल्स को फॉलो करेगी। रूल्स क्या है? रूल नंबर 1, अगर ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल लाइट आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाती है। तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो फोकस से होकर परावर्तन के पश्चात जाएगी। ये सब रूल्स हैं बनाने के, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर इस रूल बनाने वाले वीडियो को अच्छे से पहले देख लें, उसके बाद यहां आएंगे तो आपको हर चीज क्लियर होगी। तो हम बनाते हैं आगे इसके, देखो इसको फोकस से होके निकालना है, तो हमने इस पॉइंट को मिलाते हुए फोकस से निकाल दिया। ये रही हमारी पहली रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इस पॉइंट का नाम दिया बेटा Q। क्लियर? अब दूसरी लाइट रे हमने निकाली कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये देखिए दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो रूल्स कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ये लाइट रे वापस आ जाएगी, तो ये वापस आ जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, अब अगर आपको पता हो कि इमेज कहां बनती है, तो इमेज वहां बनती बेटा जहां पे लाइट रे एक दूसरे को पहली बार मीट करती हैं। कौन सी वाली? रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरणें जहां पहली बार एक दूसरे को मिलेंगी, उसी पॉइंट पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो अब परावर्तित किरणें ढूंढने कहां है? पहली वाली रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण ये रही, दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण ये रही। क्या ये एक दूसरे से मिल रही हैं? नहीं, ये तो दूर जा रही हैं ऐसी, और आगे बढ़ाएंगे तो और फैलती जाएंगी। तो मिरर के सामने ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ठीक है, जैसे इस मिरर के पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो परावर्तित किरणों को बढ़ाते हैं, ध्यान रखें, इंसिडेंट रे को नहीं बढ़ाएंगे, आपतित किरणों को नहीं, रिफ्लेक्टेड रेस को, परावर्तित किरणों को। तो परावर्तित किरण सबसे पहली वाली, ये देखिए ये गई, इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली दूसरी वाली भी गई, ये रही। आपको यहां ध्यान से देखने को मिलेगा, यहां ये एक दूसरे को कट करेंगी। तो जिस पॉइंट पे ये कट करेंगी वहां पर बनेगी इमेज। अब इमेज किसकी बनेगी? ए पॉइंट से अगर लाइट रे निकली है तो इमेज भी ए की निकलेगी। तो यहां जो इमेज बनेगी बेटा उसको नाम दिया मैंने ए डैश। ये ए डैश इमेज बनी। ठीक है, और इसके ठीक परपेंडिकुलर मैंने ये लाइन बना दी है। ठीक परपेंडिकुलर ये लाइन बना दी है, देखिए आप, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। जो वस्तु है वो मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कैसा होगा? मुख्य अक्ष के लंबवत होगा। तो जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगी। यहाँ एरो का निशान लगाना ना भूलें, यहाँ एक एरो लगेगा, ये हमारी इमेज बनेगी। ये ए डैश पॉइंट है तो इस पॉइंट का नाम दिया क्या मैंने? बी डैश। क्लियर? इस तरीके से हमारे इमेज का फॉर्मेशन यहां होगा। ठीक है, अब जो जो पॉइंट्स हमने यहां बताए हैं वो सारे पॉइंट्स को हम यहां नोट डाउन करेंगे। जैसे हमने पीसी तक सारे पॉइंट बता दिए थे, अब हमें पता है हमने ए बी एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां ए बी की जगह लिख दिया ऑब्जेक्ट। ये एक वस्तु है, इसकी जो इमेज बनी है वो है ए डैश बी डैश, इसको इमेज नाम दे दिया, इमेज प्रतिबिंब। ठीक है, अच्छा, इसमें एफ जो पॉइंट है बेटा वो है फोकस, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें हमको डिस्टेंस बतानी होती है। डिस्टेंस कौन कौन सी? सारी डिस्टेंस जो हम पी से मेजर करते हैं, पोल से मेजर होने वाली सारी डिस्टेंस। तो एक डिस्टेंस हो गई फोकस तक की, देखो ये फोकस तक की डिस्टेंस हो गई, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल एफ क्या हो गया? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हिंदी में बोलते हैं इसे फोकस दूरी। ठीक, दूसरी डिस्टेंस हो गई सी तक, ये रही सी तक की डिस्टेंस, कहां से? पोल से।
इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में बोलते हैं इसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, और ये जो डिस्टेंस है पोल से, इसे हम कहेंगे यू, स्मॉल यू, और इमेज तक की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से। क्लियर? तो यू क्या हो गया? यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। नेक्स्ट, वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहां नोट डाउन कर दिए। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉपर डायग्राम बनाइए और ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरीके से प्रॉपर डायग्राम और ये सब लिख के आएंगे तो ही बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज केवल ऊपर की बातें लिख देने से नहीं बनते हैं। इसलिए लिखने का भी अपना इंपॉर्टेंस है, समझ में आना अलग बात है, पर लिखने की प्रैक्टिस होना, सही तरीके से लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात आपको बीनस भटनागर साइंस इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर सीखने को मिलेगी। सो वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट इसको ड्रॉ कीजिए। चलिए 1 2 3। हाँ बच्चों, अब ये डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, ये सारी डिस्टेंसेस हो गई। अब डेरिवेशन स्टार्ट होगा। अब डेरिवेशन करने के लिए अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो अगर आप एक बार देख लें, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार जरूर देखें। अगर आप वो वीडियो देख लोगे जिसमें हमने मिरर फार्मूले को प्रूफ किया है रियल इमेज के लिए, तो आपके लिए ये डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जो काम उसमें किया वही काम हम इसमें करेंगे। बस ट्राइंगल का फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी सेम है। तो आप देखिए अब कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने इसमें 2 ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश सी कहां है? ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश और ये रहा सी। ए डैश बी डैश सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल लिया ए बी सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, मैं इन दोनों ट्राइंगल को निकाल के यहां रख देता हूं ताकि आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर हो। यहां हमने 2 ट्राइंगल बना लिए, ऐसे देखो, ऐसे बने हुए हैं, ए डैश बी डैश सी ए बी सी। ये 2 ट्राइंगल मैंने यहां जूम करके निकाले और यहां लगा दिए। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कहां ए डैश बी डैश है, कहां ए बी है, कहां सी है। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज सेम है हम वो देखें। देखिए, एक एंगल तो यहां बन रहा है 90 डिग्री और यहां भी 90, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर थे, तो ऑफकोर्स ये भी 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो हमने यहां नोट कर लिया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब और क्या चीज कॉमन है इसमें? कॉमन सर ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है सर? ए बी सी में भी सी एंगल है और ए डैश सी बी में भी सी एंगल आ रहा है, मतलब दोनों ट्राइंगल में सी एंगल कॉमन हो गया। तो हम यहां लिख लेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश विच इज इक्वल टू कॉमन एंगल, जो कि क्या है? कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल मतलब समान कोण, समान कोण है, जो कोण इसमें है वही कोण इसमें है। ओके, अब आपको समझ में आया कि 2 ट्राइंगल में 2 करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, 2 सम्मुख कोण समान हो गए। तो ऐसे ट्राइंगल को बेटा हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वो नाम है इसका कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ए बी सी के। ये जो साइन बनाया मैंने, ये सिमिलर ट्राइंगल का साइन है, समरूप त्रिभुज का। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज प्रूफ करने का तरीका होता है।
अब इसकी हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। जो सिमिलर ट्राइंगल होता है बेटा, उसमें द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स in similar triangles must be equal। हिंदी में इसे लिखेंगे, समरूप त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं का अनुपात नियत होता है या बराबर होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा सिमिलर ट्राइंगल की। अब इसमें थोड़ी सी बात समझ लीजिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है, सम्मुख भुजाओं का मतलब, जैसे इस ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में ए डेश बी डेश सी में आपको दिख रहा होगा कि ए डेश बी डेश लंब है, परपेंडिकुलर है। वैसे ही छोटे वाले ट्राइंगल ए बी सी में ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो ए डेश बी डेश की करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी ए बी। ए डेश बी डेश की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, ए बी, क्योंकि ये इस ट्राइंगल का, बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर लंब है, तो ये इस ट्राइंगल का लंब है। ऐसे ही इस ट्राइंगल का बेस क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस बी डेश सी। ठीक है, तो छोटे वाले ट्राइंगल का बेस बी सी। तो मैंने आपसे पूछा बी डेश सी की करस्पॉन्डिंग साइड, सम्मुख भुजा का नाम बताओ, तो आपको बताना सर बीसी है। ऐसी हाइपोटेनियस एसी, ये करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग साइड एसी। बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कर्ण, छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, तो ये कहलाती है करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमको क्या बोला गया, हमारी प्रॉपर्टी बोलती है जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, तो अब रेशियो लेंगे, अनुपात लें। अनुपात कैसे लेंगे, पहले ट्राइंगल का अगर परपेंडिकुलर लिया तो ये हो गया ए डेश बी डेश डिवाइड बाय दूसरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ए बी। पहले ट्राइंगल का बेस बी डेश सी, तो दूसरे ट्राइंगल का बेस बी सी। यही बात बोली गई है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सिमिलर ट्राइंगल के लिए इक्वल होता है। दो सम्मुख भुजाओं का अनुपात हमेशा कैसा होगा, बराबर होता है ना। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने ये इक्वेशन बनाई। इस इक्वेशन को नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, आई थिंक यहां तक सबको समझ में आया होगा। बेटा अच्छे से इसको चॉक डाउन करें, अच्छे से कॉपी में लिखें, ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है आपको। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। चलिए 1 2 3। चलिए, जैसा काम बेटा अभी आपने दो ट्राइंगल लेके करा, सेम टू सेम काम का आपको अगले दो ट्राइंगल से करना है। ठीक है, अब अगले दो ट्राइंगल से कैसे करेंगे, दो ट्राइंगल पहले ढूंढते हैं। कौन से ट्राइंगल, देखो ए डेश बी डेश एफ और ये क्यू है। क्यू से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनाया है जो आर तक जाता है। क्यू से परपेंडिकुलर है आर, तो यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा क्यू आर एफ। वही सारे पॉइंट में इस ट्राइंगल से दिखाऊंगा। देखो अब यहां पे है ये एफ, ये है क्यू, ये है आर, ये है ए डेश, ये है बी डेश। ध्यान से देखें, ए डेश बी डेश एफ और क्यू आर एफ, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल हमने यहां ले लिए। ठीक है, अब जो काम हमने ये करा था वैसा का वैसे ही करना है, बस नाम बदलते जाएंगे। कैसे, हमारे पास ट्राइंगल है ए डेश बी डेश एफ, तो यहाँ ए डेश बी डेश एफ आएगा। दूसरा ट्राइंगल है क्यू आर एफ, तो क्यू आर एफ लिख लिया। अब पहले देखें कि कहा 90 बन रहा है, 90 एक आर पे बन रहा है और बी डेश पे बन रहा है, तो हम यहाँ आर और बी डेश पर 90 बनाएंगे। ये हो गया एफ, ये हो गया बेटा क्यू आर एफ। तो क्यू आर एफ ए डेश बी डेश इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कोई कॉमन एंगल है, हाँ एफ एक कॉमन एंगल आ रहा है, तो हम यहाँ पे एफ को कॉमन एंगल बना लेंगे। ये हो गया क्यू एफ आर, ये हो गया कॉमन एंगल, हो गया समान कोण हो गए दोनों के अंदर। तो इसका मतलब पहले वाला ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल से कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए डेश बी डेश एफ सिमिलर ट्राइंगल है किसके, क्यू आर एफ के। और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई आपने, ए थ्योरम।
ए थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं बेटा कोण कोण के नियम से, कोण कोण नियम से, ठीक है। ए मतलब एंगल एंगल प्रॉपर्टी लगा के, ठीक। तो एंगल एंगल थ्योरम से, कोण कोण के नियम से दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हमने प्रूफ कर दिए। अब सिमिलर ट्राइंगल की वापस यही प्रॉपर्टी लगाना है और ऐसी रेशो को लिखना है। तो मैं अगला रेशो इसके नीचे लिख देता हूं। जो रेशो आएगा बेटा वो ये आएगा, देखो ए डैश बी डैश अपॉन में इसका परपेंडिकुलर क्यू आर इक्वल टू इसका बेस बी डैश एफ डिवाइड बाय इसका बेस आर एफ। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड मैंने इसी को देख के बना ली है। आप फर्स्ट के नीचे सेकेंड मत लिख दीजिएगा, ये फर्स्ट अलग है सेकेंड अलग है, इसके जस्ट नीचे सेकेंड को लिखना है, इसके बाद आपको सेकेंड इक्वेशन लिखनी है, ठीक। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए 1 2 एंड 3। चलिए छोटा सा काम करना है जो हम हर डेरिवेशन में करते आ रहे हैं। वो काम क्या है? सबसे पहला काम है इस क्यू आर को देखिए आप। ये जो बेटा क्यू आर यहां बना है, क्यू आर ए बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए से पैरेलल लाइन गई थी, तो जो हाइट क्यू की है वही हाइट ए की है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्यू आर जो है वो ए बी के कैसा है? इक्वल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से ए डैश बी डैश अपॉन में क्यू आर की जगह क्या आ गया? ए बी डैश एफ डिवाइड बाय आर एफ। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है? इफ द अपर्चर इज वेरी स्मॉल, यदि द्वारक बहुत छोटा हो। क्या मतलब होता है बेटा इसका? अपर्चर सबको पता होना चाहिए। एम से एन तक की एक लाइन में ड्रॉ करूंगा, जो एम एन बनेगा ये क्या बनेगा? इसका अपर्चर। अपर्चर क्या है? एक तरह का द्वार, दरवाजा। तो मिरर में अंदर आने के लिए एक दरवाजा बनाया हमने। अगर हम बोल रहे हैं इस अपर्चर को बहुत छोटा कर दे, जैसे कि यहां एक मिरर बनाया और बेटा इस मिरर को मैं छोटा करते जाऊं, दोनों तरफ से छोटा करते जाऊं, तो आप देखेंगे लास्ट में एक छोटा सा मिरर बचेगा। अब इस पे अगर मैं लाइट को इंसिडेंट कराऊंगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से होके जाएगी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है तो आपको समझ में आना चाहिए क्यू वाला पॉइंट इस पी वाले पॉइंट के बहुत पास आ जाएगा, क्यू वाला पॉइंट पी के बहुत नजदीक आ जाएगा। अगर Q वाला P के नजदीक आ गया तो R वाला बोलेगा मैं भी नजदीक आऊंगा। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर था। तो भाई जितना Q पास आएगा R भी P के पास आता जाएगा। और डायग्राम में वैसे भी दिख रहा होगा R P के बहुत पास है। तो इस केस में जो डिस्टेंस आप P से मेजर करोगे वही डिस्टेंस लगभग बराबर होगी किसके? R से जो डिस्टेंस मेजर करोगे। क्योंकि R और P कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे के ऊपर ऊपर हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं अगर अपर्चर बहुत छोटा है तो जो डिस्टेंस PF होगी वो लगभग बराबर होगी किसके? RF के। तो देयरफॉर ऊपर वाली इक्वेशन में बेटा हमने इसको फाइनली पुट करा, B डैश F और RF की जगह क्या लिख दिया? PF। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? अब इस इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों के LHS इक्वल है, तो दोनों के RHS भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो यहां तक का आप नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से क्या मिलेगा हमको? देखो B डैश F डिवाइड बाय PF इज इक्वल टू B डैश C डिवाइड बाय BC। बस अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद सारी वैल्यूज को पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? B डैश F, सबसे पहले हमने B डैश F को देखा। देखो जरा डायग्राम में B डैश F कहाँ है? B डैश, ये रहा B डैश, यहाँ पे बना है B डैश, सॉरी ये मिट गया है, इसको अच्छे से बना लें। A डैश, ये रहा B डैश। B डैश से यहाँ तक की डिस्टेंस है B डैश से F तक आना है, तो F कहाँ है? ये रहा। तो देखो B डैश से P तक की डिस्टेंस है V और P से F तक की डिस्टेंस है F। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? V प्लस F, ये लिखा V प्लस F, ये होगा B डैश F।
ठीक, अब पीएफ लिखें। पीएफ हम जानते हैं सब, फोकल लेंथ एफ है। पी से एफ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ एफ है। फिर बी डैश सी को लिखना है, तो बी डैश देखें, ये रहा बी डैश, और सी ये रहा, बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो बी डैश से पी तक गए हम, तो ये हो गया वी, और यहां से यहां तक की आर, तो हम लिखेंगे वी प्लस आर। ठीक, फिर हमने लिखा बी सी। अब बी सी क्या है, देखो ये रहा बी, ये रहा सी, ये डिस्टेंस है बी सी, तो हम कैसे निकालें इसे, P से C तक की डिस्टेंस हमें R पता है और P से B तक की डिस्टेंस हमें U पता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये रहा P, ये रहा B, ये रहा C, तो हमें P से C तक की डिस्टेंस बेटा पता R, और P से B तक की डिस्टेंस हमें पता है क्या है U। तो इस R में से U को माइनस कर दूं तो मुझे BC पता चल जाएगा, तो मैंने यहां लिख दिया R माइनस U। ठीक है, अब ये जो बेटा वैल्यू निकाली, इनको कभी भी डायरेक्टली आप इस इक्वेशन में न रखें, न न्यूमेरिकल करते समय न कुछ डेरिवेशन में। अब आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। अब जिन बच्चों को साइन कन्वेंशन नहीं आता है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, बहुत अच्छे से नोट करें, क्योंकि बिना उसके न कोई डेरिवेशन होता है और न फाइनल कोई न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल उस वीडियो को एक बार जरूर चेक करें। ठीक, अब मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करता हूं और सबके साइन रख रहा हूं। साइन मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, बी डैश एफ में हमने वी लिखा, तो वी इस साइड बन रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा बेटा। एफ जो है वो इस साइड बन रहा है तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि पी पॉइंट से हम इस साइड जा रहे हैं तो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी, और पी पॉइंट से अगर इस साइड आएंगे तो डायरेक्शन हम नेगेटिव मानेंगे। एक्चुअल में इसके सारे रीजन आपको हमारे वीडियो में अवेलेबल है, वहां आप देख सकते हैं, पर अभी आप समझने के लिए समझ लीजिए। पी से इस साइड गए तो पॉजिटिव, इस साइड आए तो नेगेटिव, तो वी इस साइड जाने पर मेजर होगा इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा है। एफ इस साइड आ रहा है इसलिए इसको नेगेटिव लिखा है। ठीक, वैसे ये पीएफ भी क्या आएगा, नेगेटिव। सिमिलरली वी पॉजिटिव आएगा लेकिन आर क्या आएगा, नेगेटिव। आर नेगेटिव आएगा और यू भी उस साइड बना हुआ है, देखिए यू भी इस साइड बना हुआ है, इस तरफ बना हुआ है पी के, तो ये भी नेगेटिव। अब ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो देखो क्या आएगा, v माइनस एफ, ये v माइनस एफ, पी एफ की वैल्यू माइनस एफ इज इक्वल टू बी डैश सी v माइनस आर डिवाइड बाय, ये होगा माइनस आर प्लस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब हमारा जो मिरर फार्मूला बेटा उसके अंदर आर नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखें, उसके अंदर आर नहीं आता है। ठीक है, तो हमको इस आर को हटाना पड़ेगा। अब आर कैसे हटेगा, आर इज इक्वल टू होता है बेटा 2f। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में। जिन बच्चों को इसका डेरिवेशन नहीं आता वो प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देखें, लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बहुत अच्छे से कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों के लिए सिखाया गया है। तो ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले का हम यहाँ यूज करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा v माइनस एफ डिवाइड बाय माइनस एफ इज इक्वल टू v माइनस आर, आर की जगह माइनस टू एफ प्लस यू, तो सब जगह आर की जगह मैंने 2f लिख दिया। अब प्योर मैथ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसा मैथ चाहे वैसा करें और आंसर निकाल लें। तो हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा v माइनस एफ क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 2f प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एफ v माइनस 2f। अब इसको सॉल्व बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब ये माइनस वाली टर्म को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यूवी। ठीक है, अब इस पूरी टर्म में हम यूवी एफ से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यूवी एफ। यूवी एफ से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा वी एफ डिवाइड बाय यूवी एफ प्लस यू एफ डिवाइड बाय यूवी एफ इज इक्वल टू यूवी डिवाइड बाय यूवी एफ। बस अब कैंसिल कर लीजिए, वी एफ कैंसिल, यूएफ से यूएफ कैंसिल, यूवी से यूवी कैंसिल। तो जो बचा हमारे पास फाइनली वो क्या बचा देख लीजिए, वो था 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ। और यही हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है, हैज प्रूव्ड। यही मिरर फार्मूला है जो हमें प्रूफ करना था। तो प्योर मैथमेटिक्स लास्ट में यूज होता है। देखिए फिजिक्स का पार्ट थोड़ा सा ही यूज हुआ, मेनली डायग्राम्स अगर आपने सही बनाए हैं तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत इजी है। ओके, तो आई थिंक सभी बच्चों को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा।
अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। ओके, तो आज का ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।